शारदा की बहू बुढ़ापे में उससे सारे काम करवाती और जब वो कोई काम न करती तो बच्चों के साथ मिलकर उस पर अत्याचार करती थी। महेश जी जब उन्हें मना करते तो वो उन्हें भी मारने लगती और धीरे धीरे शारदा अपनी दिमागी संतुलन खोने लगी। महेश जी ने अपने बेटे से कई बार संपर्क करने का सोचा, लेकिन मोबाइल पास ना होने की वजह से वो मजबूर हो जाते थे। एक रात उन्होंने बहू के मोबाइल से नंबर मिलाया ताकि बेटे से कहें कि अपनी माँ को आकर बचा ले, लेकिन बहू ने उन्हें पकड़ लिया और सीधा आधी रात को ही दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और अगले दिन उसका पति घर लौटा तो बहू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ए बुढ़िया, अभी तक तुमने बर्तन नहीं धोए, पूरे घर की सफाई पड़ी है, जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ। शारदा अपनी बहू की ज़ुबान से ऐसे शब्द अपने बारे में सुनने की आदी हो चुकी थी। उसकी बहू बहुत बदतमीज़ औरत थी। उसका बेटा जब तक इंडिया में था तो उसकी बहू मेनका का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा था। लगता था कि इससे ज़्यादा अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। वो अपनी सास की सेवा भी करती थी और ससुर को भी पूछती थी। 2 बच्चे हुए तो मेनका ने दिलीप से कहना शुरू कर दिया कि तुम विदेश जाकर नौकरी करो, इतने पैसों से अब हमारा घर नहीं चलेगा। दिलीप ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो यहाँ भी टैक्सी चलाता था, लेकिन जीवन यापन अच्छा हो रहा था। लेकिन बार बार मेनका के कहने पर उससे अपने दोस्त से बात की कि विदेश में उसे टैक्सी चलाने की नौकरी मिल जाए तो उसके हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मेनका दिलीप से हर समय इसी बात पर लड़ती झगड़ती रहती कि तुम विदेश कमाने जाओ, वहाँ से कमाई आएगी तो मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। दिलीप कहने लगा कि ये इतना आसान नहीं होता, इन सब के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है। तो वो कहने लगी कि ये घर किस दिन काम आएगा, इसे गिरवी रखवा कर पैसे लो और विदेश जाकर कमाओ, हम इसका पैसा उतारते रहेंगे। जब तुम कमाओगे तो घर भी अपना हो जाएगा और कमाई भी अच्छी हो आएगी। वो कहने लगा कि ये घर मेरे नाम नहीं है बल्कि मेरे माता पिता के नाम है। लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहने लगी तुम्हारे माँ बाप को ही घर के आर्थी पर लेकर जाना है, हमें ज़रूरत है और हम इसे बचाएंगे। तुम अपने माता पिता से बात करो। दिलीप ने जब ये बात अपने माँ बाप से की तो दोनों ही परेशान हो गए। वो कहने लगे कि बड़ी मुश्किल से हमने ये घर ख़रीदा था, एक एक पाई जोड़कर इसको बनाया है, किराए के घर में जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और गिरवी पर कोई भी ये घर नहीं लेगा। तुम्हारी कमाई फिर भी अच्छी है, हम इसमें गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन मेनका बोल पड़ी। वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी। मैं आपके बेटे का क्या भविष्य है, वो भी तो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा है, टैक्सी चलाता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर टैक्सी चलाए? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और अफसर बनाऊंगी। इसलिए घर बेचकर हम किराए के छोटे से मकान में चले जाएंगे और सारा पैसा बैंक में रखवा देंगे और कुछ दिलीप के काम आएगा। कल को जब वो वहाँ से डॉलर भेजेगा तो हम और अच्छा घर भी खरीद लेंगे और हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। शारदा और महेश बहुत परेशान थे। दिलीप भी इस बात पर जिद करने लगा कि वो बहुत मेहनत करेगा और फिर दोबारा से घर बन जाएगा, लेकिन अगर वो यहीं टैक्सी चलाता रहा तो उसका भविष्य कभी भी नहीं सुधर सकता और हमेशा गरीबी की ज़िंदगी गुजारेगा। मेनका ने उसका दिमाग अच्छी तरह से काबू में कर लिया था। मजबूरन शारदा और महेश को अपना घर बेचना पड़ा। सारा पैसा उन्होंने दिलीप को दे दिया और एक किराए का मकान दिलीप ने लिया और अपने माँ बाप के साथ अपनी पत्नी बच्चों को भी इस घर में शिफ्ट कर दिया और ख़ुद विदेश चला गया। वहाँ जाकर टैक्सी ही चलाने लगा। ये खबर जब उसने मेनका को दी तो वो बहुत खुश थी। नए घर में आते ही उसने अपने सबसे छोटा कमरा अपनी सास और ससुर को दिया था। 2 कमरे बड़े थे, एक कमरा उसने अपने पास रखा और एक अपने बच्चों के लिए सेट कर दिया। जाने से पहले दिलीप उसे 5 लाख देकर गया था कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती वो घर का गुजर बसर बड़े तरीके से करे। लेकिन पैसा देखकर तो मेनका का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने वो पैसा फर्नीचर खरीदने में खर्च कर दिया। अपने बच्चों के लिए काफ़ी महंगा फ्रिज लेकर आई और बाकी का पैसा भी उड़ा दिया। बच्चों का महंगे स्कूल में एडमिशन करवाया जिसकी महीने फ़ीस ही 5-6 हज़ार थी और उनकी किताबें और कॉपी में सारा पैसा उड़ाकर रख दिया। कुछ पैसे शारदा के पास भी थे जिससे अपने घर का राशन महेश से मंगवाया था। वो उससे घर का खाना पीना चला रही थी। लेकिन जब देखा कि बहू की अय्याशियाँ इतनी बढ़ गई हैं तो वो कहने लगी, बहू पैसा संभाल कर रखो ताकि कठिन समय में काम आ सके। लेकिन उसने कुछ भी नहीं संभाला था। वो कहने लगी, दिलीप की नौकरी लग रही है, अब तो डॉलर आएंगे, डॉलर। दोनों पति पत्नी अनपढ़ थे और सीधे साधे से थे, इसलिए बैंक का अकाउंट मेनका ने अपने नाम खुलवाया था। इसलिए दिलीप जो भी पैसे भेजता वो मेनका के अकाउंट में आते थे। अब तो जैसे मेनका ही पूरे घर पर हुक्मरानी होने लगी थी। महेश जी बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो सिर्फ मंदिर जाने के लिए घर से निकलते थे। मेनका ने जब देखा कि पैसे सब उसी के पास आते हैं और सास को भी अपनी दवाइयों के लिए उससे पैसे मांगने पड़ते हैं तो उसने अपनी सास के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वो कहने लगी कि तुम्हारा बेटा वहाँ पर पेड़ों पर पैसे नहीं उगाता, घर का सारा कामकाज तुम करोगी।
मैं यहाँ पर नौकरानी नहीं रख सकती। मेनका का अंदाज और स्वर देखकर शारदा तो हैरान ही रह गई थी। वो कहने लगी, बेटी तुम ये बात किस तरह से कर रही हो? तो वो कहने लगी, उसी तरह से जैसे करनी चाहिए। आज के बाद से सारे घर की सफाई और बर्तन तुम धोगी, मैं सिर्फ खाना पकाऊंगी। ये सुनकर शारदा को बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। एक मोबाइल शारदा के पास भी था, जो कि नोकिया का था, छोटा सा मोबाइल था। कभी कभार दिलीप का फ़ोन आता तो उससे बात कर लेती थी। उसने सोचा कि उसे दिलीप को बता देना चाहिए कि मेनका के तो रंग और ढंग ही बदल कर रह गए हैं। पहले तो वह घूंघट करती थी, जब भी बाहर जाती थी अपने आप को छुपा कर जाती थी, लेकिन जब से नए घर में आई है उसने तो सर से पल्लू तक लेना छोड़ दिया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो बस कंधे पर आंचल रख कर दोनों का हाथ पकड़कर चली जाती है। मेनका ने दिलीप को फ़ोन किया तो उस समय वहाँ रात थी। उसने बस थोड़ी बात की, खैरियत पूछी। अभी शारदा ने मेनका के बारे में बात करनी शुरू की थी कि मेनका ने आकर फ़ोन छीन लिया और फ़ोन काट कर कहने लगी, ए बुढ़िया, अब तू क्या मेरा घर बर्बाद करना चाहती है? अपने बेटे को फ़ोन पर मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है कि मैं तुझसे काम करवाती हूँ ताकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाए। लाखों रुपए लगाकर गया है वो वहाँ और मुंह उठाकर वापस आ गया तो जानती है कितना नुकसान होगा। वो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ और तुम मुझे माँ नहीं कह सकती तो कम से कम आंटी ही कह दो। लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी यही परवरिश की है? मेनका ने शारदा का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दिया कि वो कराह कर रह गई थी। कहने लगी, आइंदा अगर तुमने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी वो 5 साल से पहले वापस नहीं आएगा। ये सुनकर शारदा चुप ही हो गई थी। फिर चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धोने लगी और साथ साथ आंसू बहाने लगी कि सारी जिंदगी उसने अपने पति की कमाई से पैसे बचा बचाकर छोटी सी ज़मीन खरीदी थी। उसका पति उससे इतना खुश था कि मेरी पत्नी ने बचत करके मुझे इतने पैसे दिए कि हम एक छोटी सी ज़मीन खरीद सकें। 80 गज का प्लाट खरीदा था महेश ने और पैसे जोड़कर एक बीसी डाली थी और शारदा भी घर का खर्चा बचा बचा कर रखती थी। बीसी 1 लाख की खुली थी और उस समय 1 लाख की बड़ी अहमियत थी। 1 लाख की बीसी में उन्होंने अपना घर बनाया था। उस समय तो वो भी उन्हें स्वर्ग लगता था। दिलीप उस समय 8 साल का था और जब घर में आया तो बड़ा खुश था कि भगवान ने हमें अपना घर दे दिया है। पैसे बचा बचा कर शारदा ने घर में रहते हुए घर की बाकी की मरम्मत करवाई थी। छोटे छोटे 2 कमरे थे, आंगन था। धीरे धीरे घर की शक्ल अच्छी होने लगी थी। शारदा को अपने घर से बहुत प्यार था। जैसे दिलीप 17 साल का हुआ तो उसने उसे ड्राइविंग सिखाई, क्योंकि उसे 10वीं तक ही पढ़ाया था, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल में। 18 की उम्र में जैसे उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला उसने टैक्सी चलानी शुरू कर दी और टैक्सी के पैसे भी शारदा ने अपने गहने बेचकर और बाकी की जमा पूंजी जमा करके लेकर दिए थे। दिलीप टैक्सी चलाने लगा और उनका गुजर बसर अच्छा होने लगा। उस समय महेश जी भी कमाते थे। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे, उन्हें शुगर हो गई और ब्लड प्रेशर भी रहने लगा। तो दिलीप ने उनसे कहा था कि पिताजी आप अब ना कमाया करें, भगवान ने मेरा काम अच्छा चला दिया है, मैं घर का खर्चा चला लूँगा। लेकिन शारदा को क्या पता था कि बहू आकर सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी और सास को ही नौकरानी बना देगी। छोटे से कमरे में गर्मी में शारदा और महेश जी बड़ी मुश्किल से रहते थे। पूरा दिन शारदा घर के कामों में लगी रहती थी। वो कमज़ोर थी, बीमार रहती थी। जब बर्तन धोती तो सर्दी लगने लगती। हालांकि गर्मी का मौसम था, लेकिन कपड़े उसके भीग जाते थे। मेनका ने तो सास और ससुर को कपड़े तक बनाकर नहीं दिए थे। वो उसी पुराने कपड़ों में रहते थे और ख़ुद आए दिन शॉपिंग पर चली जाती। अपने बच्चों के कपड़े खरीद कर लाती। खाना बनाने की जिम्मेदारी भी मेनका ने शारदा के ऊपर डाल दी थी। अब तो बात बात पर मेनका शारदा का जीना दूभर करती थी। जैसे ही ठंडी हवाएं शुरू हुई शारदा को ठंड ज़्यादा महसूस होने लगी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर सी थी। जब वो बर्तन धोती तो उसके कपड़े गीले हो जाते थे, कपड़े धोती तो पूरी भीग जाती और जब ज़रा सी ठंडी हवा के चलने से उसे सर्दी लगने लगती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। शारदा ने पहले कपड़े धोए, फिर खाना बनाने के बाद बर्तन धोए। अब उसे सर्दी लग रही थी। वैसे भी नवंबर का महीना शुरू हो चुका था और वो वैसे भी कमज़ोर थी, इसलिए उसको सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। महेश बहू की हरकतों को जानते थे, लेकिन यह भी पता था कि इस समय घर की सारी जिम्मेदारी और पैसा बहू के हाथ में है। अगर इससे लड़ेंगे तो फिर घर में परेशानी पैदा होगी। महेश जी अपना ज़्यादा समय पूजा पाठ करते हुए मंदिर में ही व्यतीत करते। घर आते तो शारदा के हालात देखकर उनका भी जी जलता था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि मोबाइल तक मेनका ने उनसे छीन लिया था और अपने पास रखा था। सिर्फ मेनका के पास ही फ़ोन था और वो ही बात करती थी दिलीप से। अगर दिलीप कभी कहता भी कि माँ का फ़ोन क्यों नहीं चलता, तो कहती, मुझे क्या पता, उन्हें परवाह थोड़ी तुम्हारे पैसों की, जहाँ जी चाहता है फेंक देती हैं, टूट गया होगा। हालांकि उसने फ़ोन बंद करके अपनी ही साइड टेबल की ड्रॉअर में रखा था। मेनका दिलीप पर यह जाहिर करती थी कि उसके माँ बाप को उसके पैसों की भी कोई परवाह नहीं है।
हालांकि दिलीप पैसे इसलिए भेज रहा था ताकि कोई ज़मीन खरीद कर उस पर घर बन जाए और जब वो वापस आए तो अपना घर हो। लेकिन मेनका चाहती थी कि वो बस विदेश में रहकर मेहनत करके पैसा भेजते रहें और वो यहाँ अय्याशियाँ करती रहे। उसे ना ही दिलीप से कोई मतलब था और ना ही अपने सास ससुर से कोई हमदर्दी। वो तो दोनों हाथों से पैसे लुटाती थी, उसे कोई भी परवाह ना थी। एक दिन शारदा ने बर्तन धोने के बाद पानी गर्म किया और जब पानी खौलने लगा तो वो वॉशरूम से जाकर अपने लिए बाल्टी लेकर आई और उसमें गर्म पानी डालने लगी। पानी डालने के बाद वो बाल्टी को उठाकर वो अपने वॉशरूम में ले जा रही थी कि जब उसका पोता और पोती भागते हुए उसके पास से गुजरे और शारदा बच्चों को बचाने के चक्कर में कि कहीं इन पर पानी ना गिर जाए उन्हें पीछे धकेलने लगी। दोनों बच्चे ज़मीन पर जाकर गिरे तो कहने लगे, मम्मी ये बुढ़िया हमें गिरा रही है, इसने हमें ज़मीन पर फेंका है। मेनका जो कमरे में बैठी लिपस्टिक लगा रही थी फ़ौरन ही बाहर आई और शारदा को गुस्से से देखने लगी। वो कहने लगी, बहू मैंने हाथ में गर्म पानी पकड़ा हुआ है और ये दोनों भाग दौड़ रहे हैं, मैंने इन्हें पीछे किया वरना पानी इन पर गिर जाता। तो वो कहने लगी, ये बहाने और बातें मुझे मत सुना, मैं जानती हूँ तू मेरे बच्चों से बदले लेती हो। फिर अपने बच्चों से कहने लगी कि इस बुढ़िया को भी धक्का दो और इसे भी वैसे ही गिराओ जैसे इसने तुम्हें गिराया है। ये सुनकर दोनों बच्चे हंसते हुए अपनी दादी को धक्का देने लगे। उसके हाथ में गर्म पानी की बाल्टी थी, जैसे ही वो गिरी गर्म पानी की बाल्टी भी उस पर आकर गिरी तो वो दर्द से तड़पने लगी और मेनका और उसके बच्चे हंसने लगे। शारदा के पैर बुरी तरह से गर्म पानी से जल गए थे, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी लेकिन जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसका बाकी का शरीर तो जलने से बच गया था लेकिन पैर में इस कदर जलन थी कि वो रोए जा रही थी। उसी समय महेश जी भी अंदर मंदिर से वापस आए थे। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो बहू को डांटने लगे, बुरा भला कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ जैसी सास गर्म पानी में जल गई हैं और तुम लोग हंस रहे हो। वो अपने पोते पोती को भी डांटने लगे तो वो आगे से मुँह चुराकर अपने कमरे में चले गए। मेनका को भी कोई परवाह नहीं थी, वो भी हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। महेश जी सहारा देकर पत्नी को कमरे तक लाए थे, दोनों पैर लाल हो रहे थे और वह बेचारी तड़पे जा रही थी। महेश जी ने जल्दी से उसकी टांग पर ट्यूब लगाया जिससे उसे और भी जलन होने लगी। महेश जी के पास पैसे थे नहीं वरना डॉक्टर के पास ले जाते। उन्होंने शारदा से कहा कि मैं अभी बहू से पैसे लेकर आता हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने मेनका से पैसे मांगे तो उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और इतना भी वो जलकर खाक नहीं हो गई कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़े, काम न करने के बहाने हैं ये सब। ये कहना था कि महेश जी को गुस्सा तो बहुत आया। वो कहने लगे, तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है। तो वह कहने लगी, ए बुढ़े जाओ जाकर अपनी पत्नी की सेवा करो, मेरा मूड मत ख़राब करो। ये कहकर वो आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर मोबाइल में लग गई। हालांकि उसके अकाउंट में पैसे मौजूद थे लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। महेश जी बाहर गए और अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर आए और फिर शारदा को डॉक्टर के पास लेकर गए। दोनों पैरों पर छाले बन गए थे। डॉक्टर ने दवाई भी दी थी, इंजेक्शन भी लगाया लेकिन जलन थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शारदा रोए जा रही थी और महेश जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि दिलीप ने सब कुछ पत्नी के हाथ में रख दिया, उनका घर तक बेच दिया, वरना वो अपने घर ही चले जाते क्योंकि मेनका ने तो उनका जीना दूभर करके रख दिया था। जब वो घर आए तो मेनका काफ़ी गुस्से में थी। आते ही सास पर चिल्लाने लगी कि अगर ड्रामेबाजी ख़त्म हो गई है तो जाकर किचन का काम करो, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं। ये सुनकर महेश जी मेनका पर चिल्लाने लगे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी सास के दोनों पैर पर छाले बन गए हैं, वो कब से रोए जा रही हैं और तुम कह रही हो कि काम करे। वो कहने लगी, यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। महेश जी कहने लगे कि मेरी बात करवाओ दिलीप से, मैं खुद उससे कहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने हमारी ज़िंदगी कठिन बनाकर रखी है। तो वह कहने लगी कि मैं तो फ़ोन नहीं दूंगी। महेश जी शारदा को अपने कमरे में ले गए लेकिन वह सोच चुके थे कि वो अब हर हाल में दिलीप से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास दिलीप का नंबर भी नहीं था, वरना वो अपने किसी दोस्त से फ़ोन लेकर दिलीप से बात कर लेते। मेनका तो फ़ोन संभाल कर बैठी थी, किसी को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। शारदा टेंशन और दर्द की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। महेश जी बहुत परेशान थे। जब भी मेनका दिलीप से बात करती तो खुद ही बात करती थी। वो कई बार कह चुका था कि मेरी बात माँ और पिताजी से करवाओ, तो वो कहती कि माँ तो अपने कमरे में ही आराम करती रहती हैं और तुम्हारे पिताजी मंदिर में समय गुजारते हैं, उन्हें तो घर की कोई चिंता ही नहीं। मैं अकेली इस घर के सारे काम कर करके थक जाती हूँ। वो फ़ोन करता था तो वो अपने रोने लग जाती। वो ना तो उसकी बात महेश से करवाती और ना ही शारदा से। एक बार वो मार्केट गई थी कि पीछे से महेश जी उसके कमरे में आ गए और उसके सारे ड्रॉअर खोल कर मोबाइल ढूंढने लगे लेकिन उन्हें मोबाइल कहीं नहीं मिला। वो काफ़ी परेशान थे। दोनों बच्चे भी माँ के साथ शॉपिंग पर गए थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिलीप ने पैसे भेजे थे और ये कहा था कि माँ की दवाइयाँ ज़रूर लेना। मुझे माँ की पता नहीं क्यों 3-4 दिन से बहुत याद आ रही है,
ऐसा लगता है कि वो रो रही हैं और मुझे याद करती हैं। मेनका कहने लगी, ये तुम्हारा वहम है। मैंने तो कभी उन्हें तुम्हारा नाम लेते हुए भी नहीं सुना, ये तक नहीं कहा कि उन्हें अपना बेटा याद आता है। ये सुनकर दिलीप के दिल में अपने माँ बाप के लिए गांठ बांधने लगी थी। वो समझता था कि माँ बाप को सिर्फ पैसे से ही मतलब है। एक बार भी ना माँ ने फ़ोन पर बात की और ना बाप ने। पैसा मिल रहा है तो ठीक है, और वो यहाँ इतनी मेहनत करता था। मेनका उससे यही कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप पर आधे पैसे खर्च हो जाते हैं, दोनों बीमार रहते हैं, हज़ारों रुपए की दवाइयाँ आती हैं, दोनों पति पत्नी महंगे डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, इसलिए उस डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो इनकी बीमारियों को देख कर ही परेशान हो गई हूँ। दिलीप यही समझता था कि सब कुछ माँ बाप पर खर्च हो रहा है और पत्नी बेचारी तंग है, इसलिए वो अपनी मेहनत को बढ़ाता रहता था। महेश जी जब मोबाइल ढूंढ ढूंढ कर थक गए तो कमरे से वापस आने लगी। तभी उनकी नज़र अलमारी के ऊपर पड़ी जहाँ मोबाइल रखा था। उन्होंने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर बेटे को बताने लगे कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, उल्टी सीधी बातें करती है। वो भी बात कर ही रहे थे कि जब मेनका बच्चों के साथ हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े कमरे में आई। जब उसने महेश जी को फ़ोन पर बात करते सुना तो फ़ोन उनसे छीन लिया और चीखने चिल्लाने लगी। फ़ोन बंद करके उसने महेश जी को और शारदा को घर से धक्के देके निकाल दिया। उसे दोनों पर बड़ा गुस्सा आया था। दोनों रोते हुए फिरते रहे और घर का दरवाज़ा खटकाते रहे, लेकिन मेनका ने दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि उल्टा सीधा बक रही थी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं अब तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखूँगी। अभी दिलीप को बाहर गए हुए बस 2 साल ही हुए थे। वो जानती थी कि 3 साल से पहले दिलीप नहीं आएगा और जब तक दिलीप आएगा वो कोई ना कोई बहाना बना देगी कि पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अगले दिन ही उस पर क्या क़यामत टूटेगी। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने दिलीप महेश और शारदा के साथ खड़ा था और बड़े गुस्से से उसे देख रहा था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी सारी बकवास मोबाइल पर सुन चुका था। मेरे माँ बाप दरवाज़ा पीटते रहे लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए पड़ोसियों ने इन्हें अपने घर पर रख लिया था। वो विदेश से सीधा घर आया तो महेश जी ने अपने बेटे को देख लिया था, वहीं से अपने माँ बाप को लेकर घर पर आ गया। मेनका कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, ये जानबूझकर घर से निकले थे। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेनका के मुंह पर मारा और कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। जो औरत मेरे माँ बाप को इज्जत ना दे सकी मैं उसे अपने घर पर नहीं रखूँगा। मेनका उसके पैरों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी दिलीप ने उसे घर से निकाल दिया। दोनों बच्चे रोने लगे तो माँ ने कहा कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो। वो मेनका को इस शर्त पर वापस लाया था कि वह दोबारा उससे और उसके माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। दिलीप सारे पैसे मेनका को नहीं भेजता था, कुछ पैसे अपने पास संभाल कर रखता था, इसलिए दिलीप के पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी। उसने छोटा सा एक घर खरीदा और साथ में अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। वो अपने माँ बाप के पास रहता और उनकी सेवा भी करता था। मेनका भी तीर की तरह सीधी हो गई थी। वो जानती थी कि अब अगर उसने अपने सास ससुर के साथ बुरा व्यवहार रखा तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज अगर वो इस घर में थी तो सिर्फ शारदा की वजह से थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।